हेलो दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल एग्ज़ाम वर्ल्ड में आपका स्वागत है और मैं हूं श्रीकांत। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फरवरी 2020 की प्रतियोगिता दर्पण। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं फरवरी 2020 की प्रतियोगिता दर्पण, जिसमें पहला टॉपिक है राष्ट्रीय घटनाक्रम। इससे पहला टॉपिक है अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए विधायिका में आरक्षण की अवधि 10 वर्ष और बढ़ाने के लिए 126वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया। लोकसभा एवं देश के सभी विधानसभा में अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था 10 वर्ष और जारी रखने का निर्णय लिया गया है। ये अनुच्छेद 334 में आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। साथ ही इसी में 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधियों के मनोनयन का प्रावधान है, किंतु फिलहाल 126वें संविधान संशोधन में इनके आरक्षण की वृद्धि के लिए विधेयक नहीं लाया गया है। इसे प्रभावी करने के लिए कम से कम 50% विधानसभाओं का अनुमोदन अभी भी आवश्यक है। वर्तमान में लोकसभा में 84 सीटें अनुसूचित जाति की हैं एवं 47 सीटें अनुसूचित जनजाति की आरक्षित हैं। यह प्रावधान 10 वर्षों के लिए था और प्रत्येक 10 वर्ष बाद इसे बढ़ा दिया जाता है। अब यह 25 जनवरी 2030 तक के लिए हो जाएगा। देखा जाए तो प्रति 10 वर्ष में ये संशोधन लाया जाता है। पहली बार लाया गया था 1960 में और ये 8वां संविधान संशोधन था। फिर आया 1969 में और ये 23वां था। इसी तरह से 2020 में ये 126वां संविधान संशोधन लाया गया। मतलब इसमें अब तक कुल 7 बार संशोधन किया जा चुका है और हर बार इसे 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है दादर एवं नागर हवेली तथा दमन एवं दीव में प्रस्तावित विलय के परिणाम स्वरूप केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या 9 से घटकर 8 होगी। दादर एवं नागर हवेली तथा दमन एवं दीव के प्रस्तावित विलय के परिणाम स्वरूप केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या 9 से घटकर 8 होगी। इस विधेयक को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने 26 नवंबर 2019 को लोकसभा में प्रस्तुत किया था और राष्ट्रपति का अनुमोदन भी इसे 9 दिसंबर 2019 को प्राप्त हो गया। 26 जनवरी 2020 से ये प्रभावी होगा तथा इससे केंद्र शासित क्षेत्र की संख्या अब 9 से घटकर मात्र 8 रह जाएगी। ये विलय जो है वो मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की सरकार की नीति के तहत किया जा रहा है। विलय के बाद दादर और नागर हवेली और दमन दीव में 3 जिले होंगे और लोकसभा में इनकी सीटें 2 होंगी। यहाँ के विधिक मामले बम्बई उच्च न्यायालय के दायरे में ही होंगी। अगला टॉपिक है अटल टनल, जो रोहतांग दर्रे के निकट मनीला लेह टनल का नामकरण अब बदलकर अटल टनल कर दिया गया है और ये तकरीबन 8.8 किलोमीटर लंबी सुरंग है। चलिए देखें। नेक्स्ट है पीएसएलवी की 50वीं उड़ान द्वारा रीसेट टू BR-1 व 9 अन्य विदेशी उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया। 27 नवंबर 2019 को श्रीहरिकोटा से पीएसएलवी C-47 के जरिए कार्टोसैट 3 और अमेरिका के 13 अन्य नैनो सैटेलाइट अंतरिक्ष के कक्षा में स्थापित किया गया। 11 दिसंबर 2019 को पीएसएलवी C-48 द्वारा श्रीहरिकोटा से उड़ान भरी और ये प्रक्षेपण यान की 50वीं उड़ान थी। साथ ही श्रीहरिकोटा से ये 75वां प्रक्षेपण था। देखा जाए तो पीएसएलवी C-48 के जरिए रीसेट टू BR-1, जिसका जीवन काल 5 वर्ष अनुमानित है, और 9 अन्य विदेशी उपग्रह को भी निर्दिष्ट कक्षा में स्थापित किया गया है। इनमें 6 अमेरिकी हैं, एक उपग्रह इजराइल, इटली और जापान के थे। इनका प्रक्षेपण जो है वो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL के साथ वाणिज्यिक अनुबंधन के तहत किया गया है। रीसेट टू BR-1, जिसका वजन 628 किलोग्राम है, इसकी कक्षा की ऊंचाई जो है वो धरती से 576 किलोमीटर है और इसे 37 डिग्री के झुकाव पर रखा गया है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है नागरिकता संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल मतलब कैब को पारित करने के बाद 12 दिसंबर को राष्ट्रपति की मंजूरी हो गई, जिससे CAA मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का रूप इसने ले लिया।
पहले ये CAB के नाम से जाना जाता था जब तक ये बिल था, और जब राष्ट्रपति ने इस पे सिग्नेचर कर दिया तो ये CAA हो गया, मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये कानून बन गया। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धर्म के आधार पर सताए गए जो लोग हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं वहाँ उस कंट्री में, वो 31 दिसंबर 2014 से पूर्व जो भारत आए 6 धर्म के लोग, जिसमें हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी व ईसाइयों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। लेकिन मुस्लिमों को इस विधेयक के दायरे में नहीं लाया गया है। CAA के तहत किए गए संशोधित प्रावधान संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल राज्य जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, बंगाल की पूर्वी सीमा विनियमन 1873 के तहत अधिसूचित इनर लाइन परमिट वाले इलाके जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम में लागू नहीं होंगे। चलिए समझते हैं NPR, CAA और NRC क्या है। NPR मतलब नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, मतलब देश के सामान्य निवासियों का एक डेटाबेस है जो विगत 6 माह या उससे अधिक समय से किसी स्थान के निवासी हैं या फिर 6 माह या अधिक समय तक उस स्थान पर रहने का इरादा रखते हैं। ऐसे लोगों को धर्म, जाति, आर्थिक स्थिति एवं विभिन्न जननांकीय जानकारियां उनकी स्वघोषणा के आधार पर ही संकलित की जानी है तथा इसके लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी। CAA मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऐसा कानून है जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में प्रताड़ित हुए 6 धर्म के लोगों को जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हैं, उन लोगों को नागरिकता देने के लिए नियमों में ढील दी गई है और इसमें मुस्लिम समुदाय को नहीं जोड़ा गया है इन 6 धर्मों में। चलिए अगला देखते हैं NRC मतलब नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स। अवैध रूप से भारत में रह रहे लोगों की पहचान कर उन्हें वापस भेजना तथा यदि संभव हो तो उन्हें नागरिकता प्रदान करना, ये वैध नागरिक बनाया जाए। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि 1971 के दौरान बांग्लादेश से बहुत सारे लोग भारतीय सीमा में विशेषतः असम और पश्चिम बंगाल में आए थे। अगला टॉपिक है सतह से हवा में मार करने वाली QRSAM मिसाइल का परीक्षण, मतलब 23 दिसंबर 2019 को DRDO द्वारा स्वदेश निर्मित क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा की चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज मतलब ITR से किया। इन मिसाइलों का तीसरा परीक्षण था और 2021 में सेना में शामिल किए जाने की संभावना है। चलिए अगला देखते हैं कि झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम 2019 में। देखा जाए तो विधानसभा सीटें जो झारखंड में है वो टोटल 82 है, जिसमें से 81 सीटों पर मतदान हुए हैं और एक सीट जो है वो एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधि को मनोनयन किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। तो यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा मतलब झामुमो उन्होंने 30 सीटें जीती हैं और कांग्रेस ने 16 सीट, RJD ने 1 सीट और इन तीनों ने ही यहाँ सरकार बनाई है, एक महागठबंधन सरकार बनाई है। यहाँ जो मुख्यमंत्री बने हैं वो है हेमंत सोरेन और ये झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री हैं। यहाँ के राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में कैबिनेट का विस्तार किया गया है, जिसमें उद्धव ठाकरे के मंत्रिमंडल में सदस्यों की कुल संख्या अब 43 कर दी गई है, जिसमें मुख्यमंत्री को भी जोड़ा जाए। इनमें 16 राकांपा के हैं, 15 शिवसेना जिसमें 3 निर्दलीय विधायक भी जोड़े गए हैं तथा 12 कांग्रेस के हैं। राकांपा के अजित पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है और ये चौथी बार उप मुख्यमंत्री बने हैं। उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। अगला है कि देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किए गए। 1 जनवरी 2020 को सृजित किया गया ये पद के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को बनाया गया है। ये थल सेना अध्यक्ष थे और इन्होंने 31 दिसंबर 2019 को वहाँ से रिटायर होकर ये 1 जनवरी 2020 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बने हैं। इस पद पर उनका दर्जा तीनों सेना अध्यक्षों से ऊपर होगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की अब स्थायी रूप से चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष भी होंगे। रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल
डिफेंस प्लानिंग कमेटी के सदस्य होंगे और न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के सैन्य सलाहकार भी वो होंगे। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना से मिग-27 विमानों की विदाई हो गई। वायुसेना के बेड़े में 1985 में ये शामिल हुए थे और 27 दिसंबर को 7 विमानों ने उड़ान भरी। ये इनकी आखिरी उड़ान थी। अंतिम उड़ान पर वाटर सैल्यूट इन विमानों को दिया गया। 1999 में करगिल युद्ध में ये विशेष भूमिका निभाने वाले थे, इसलिए इनका नाम दिया गया था बहादुर। इन विमानों का नाम बहादुर दिया गया था। और इस विदाई के अवसर पर वायुसेना के दक्षिण पश्चिम कमान के कमांडिंग ऑफिसर जो हैं एयर मार्शल एस.के. घोटिया, वो वायुसेना के जोधपुर केंद्र पर उपस्थित थे। चलिए अगला देखें। नेक्स्ट है कि संसद की कैंटीन में खान पान पर दी जाने वाली सब्सिडी समाप्त होगी। लागत के अनुरूप ही खाद्य पदार्थों की कीमतें अब कैंटीन संचालन करने वाली जो रेलवे की कंपनी है IRCTC, उसके द्वारा निर्धारित की जाएगी और इससे लगभग 17 करोड़ की सब्सिडी का बोझ अब समाप्त होगा। चलिए अगला देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में आए तो नाटो का ये 30वां शिखर सम्मेलन हुआ है और ये 3 से 4 दिसंबर 2019 को नाटो का 30वां शिखर सम्मेलन लंदन के निकट वाटरफोर्ड में संपन्न हुआ है। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सभी 29 देशों के राष्ट्रपति, प्रधान या प्रधानमंत्री इस सम्मेलन में उपस्थित थे और नॉर्थ मैसेडोनिया अब शीघ्र ही नाटो का 30वां सदस्य होगा। इसके प्रधानमंत्री भी सम्मेलन में भाग लिए। 1949 में नाटो की स्थापना 12 सदस्य देशों के साथ हुई थी। नाटो के महासचिव हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग और नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और नाटो का ये 31वां सम्मेलन जो होगा वो 2021 में होगा। आगे देखा जाए तो खशोगी हत्याकांड में 5 दोषियों को मृत्युदंड और 3 को कुल 24 वर्ष कारावास दी गई है। खशोगी जो थे वो जमाल खशोगी एक अमेरिकी पत्रकार थे और ये टर्की में जो स्थित सऊदी का जो दूतावास है वहाँ अक्टूबर 2018 में उनकी एक रहस्यमय हत्या थी। खशोगी को बाद में 3 अन्य पत्रकारों के साथ वर्ष 2018 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर टाइम पत्रिका द्वारा घोषित किया गया था। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत और जापान के बीच पहली मंत्री स्तरीय 2+2 वार्ता संपन्न हुई। ये 30 नवंबर को नई दिल्ली में भारत और जापान के बीच पहली मंत्री स्तरीय 2+2 वार्ता संपन्न हो गई। इससे पहले जापान के साथ सचिव स्तरीय 2+2 वार्ताएं भी भारत ने संपन्न की थी और आगामी जो दूसरा 2+2 वार्ता होगा वो जापान के टोक्यो में संपन्न करने का निर्णय लिया गया है। भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता संपन्न। भारत और जापान के साथ भी 2+2 वार्ता हुई थी और अब भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता संपन्न हुई है। 18 दिसंबर 2019 को अमेरिका में वाशिंगटन DC में यह संपन्न हुई है। भारत की ओर से विदेश मंत्री श्री S जयशंकर और रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में यह शिष्टमंडल पहुंचा था। पहला 2+2 वार्ता इन दोनों के बीच जो है 6 सितंबर 2018 को नई दिल्ली में हुआ था। इसलिए अब अगला आगामी 2+2 वार्ता जो 2020 में होगी वो भारत में होगी। भारत व चीन के बीच सीमा वार्ता का 22वां दौर नई दिल्ली में संपन्न। 21 दिसंबर 2019 को सीमा विवाद के राजनीतिक स्तर पर समाधान के लिए ये 22वां द्विपक्षीय वार्ता नई दिल्ली में संपन्न हुआ था। भारतीय शिष्टमंडल के नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने और चीन के स्टेट काउंसलर और विदेश मंत्री जो है वांग यी ने की। भारत व चीन के बीच ये 3488 किलोमीटर का जो वास्तविक नियंत्रण रेखा पर विवाद है उनके अनेक मुद्दे शामिल हुए इस बैठक में। और 23वां दौर अब चीन में आपसी सुविधा अनुसार निर्धारित तिथि पे किया जाएगा। देखा जाए तो फोर्ब्स द्वारा अब विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट जारी की गई है जिसमें 100 शक्तिशाली महिलाओं का नाम दिया गया है और फोर्ब्स की वर्ष 2019 की सूची में 100 शक्तिशाली महिलाओं में फिर से जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल प्रथम स्थान पर रहीं और इसमें 4 भारतीय महिला भी सूची में शामिल हैं। पहले स्थान पर एंजेला मार्केल है, दूसरे नंबर पे क्रिस्टिन गिलार्ड जो कि फ्रांस के यूरोपियन सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष हैं। तीसरे नंबर पे है नैन्सी पेलोसी, ये अमेरिका के स्पीकर हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की। जो भारत के 4 महिला
इस 100 लोगों की सूची में है, उसमें पहला है 34वां स्थान पर निर्मला सीतारमण, जो हमारे वित्त मंत्री हैं उनका। उसके बाद 54th पोजीशन पे हैं रोशनी नादर मल्होत्रा, ये सीईओ और ईडी हैं HCL के। 65वें स्थान पे हैं किरण मजूमदार सौ, ये संस्थापक हैं और अध्यक्ष हैं और MD हैं बायोकॉन के। 96 पोजीशन पे हैं रेणुका जगतियानी, ये CEO हैं लैंडमार्क ग्रुप के। और इस बार 100वें स्थान जो पाई हैं वो हैं ग्रेटा थुनबर्ग, ये स्वीडन के हैं और ये एक 16 वर्षीय पर्यावरणवादी हैं और अब तक की सबसे कम उम्र की महिला है इस सूची में। ये टाइम पर्सन ऑफ द ईयर भी चुनी गई हैं 2019 के लिए। अगला है मानव विकास रिपोर्ट। मानव विकास रिपोर्ट 2019 जो है, और मानव विकास रिपोर्ट जो है वो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मतलब UNDP द्वारा जारी की जाती है। भारत इसमें 0.647 मान के साथ 129वें स्थान पर है, जो 2018 में 130 स्थान पे थी। भारत मध्यम मानव विकास वाले वर्ग में आता है, जो कि 0.550 से 0.70 तक जाता है। इस वर्ग में कुल 37 देश हैं। कुल देश इस सूची में 189 थी मानव विकास रिपोर्ट में, जिसमें पहले स्थान पा सके हैं नॉर्वे, दूसरे स्थान पे है स्विट्जरलैंड, तीसरे पे है आयरलैंड, और पीछे से 3 देखा जाए तो 187 पे है चाड, 188 पे है केंद्रीय अफ्रीका गणराज्य और 189 पे है नाइजर। नाइजर सबसे आखिरी पोजीशन पे है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है स्वीडन नरेश महामहिम कार्ल 16 गुस्ताफ की भारत यात्रा। स्वीडन नरेश महामहिम कार्ल 16 गुस्ताफ व रानी सिल्विया ने भारत की राजकीय यात्रा 2 से 6 दिसंबर 2019 को की। भारत की ये उनकी तीसरी यात्रा थी। इससे पहले वो 1993 में और 2005 में भारत आए थे। पारस्परिक सहयोग के 3 समझौतों पर हस्ताक्षर राष्ट्रपति भवन में किए गए। ये समझौता पोलर साइंस, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा समुद्री क्षेत्र के सहयोग से संबंधित है। अगला है बुगेनविले में जनमत संग्रह, स्वतंत्रता के पक्ष में मतदान गिरी। पापुआ न्यू गिनी से स्वतंत्रता के पक्ष में मतदान नवंबर-दिसंबर 2019 के दौरान की गई। इस जनमत संग्रह में 1.81 लाख मतदाताओं में से 98% ने स्वतंत्रता के पक्ष में मत दिए। चलिए आगे देखें। अगला है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन COP25 मैड्रिड में संपन्न। 2 से 15 दिसंबर 2019 को जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन मतलब UNFCCC की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 25वां सम्मेलन जो COP25 का आयोजन स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हुई। पहले ये मूलतः ब्राज़ील में नवंबर 2019 में होना था, लेकिन वहाँ के राष्ट्रपति जो हैं जायर बोल्सोनारो, वो वित्तीय कारणों का हवाला देते हुए वहाँ से मना कर दिया। उसके बाद ये चिली 2 से 13 दिसंबर के बीच, लेकिन वहाँ भी आयोजित नहीं हो सकी। वहाँ सरकार के विरुद्ध चल रहे आंतरिक विद्रोह के कारण वहाँ के राष्ट्रपति ने इसकी मेजबानी में असमर्थता व्यक्त की। तो उसी तारीख को देखते हुए इसे स्पेन की राजधानी मैड्रिड में संपन्न किया गया। विभिन्न देशों में लगभग 27,000 प्रतिनिधि, जिनमें सरकारी प्रतिनिधियों के अतिरिक्त पर्यावरणवादी और समाज सेवी इसमें शामिल थे। वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 45% की कटौती लाना और वर्ष 2050 तक कार्बन न्यूट्रलिटी को हासिल करना तथा वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लक्ष्य को जलवायु परिवर्तन के मामले में महत्वपूर्ण माना गया है। UNFCCC का आगामी जो COP26 सम्मेलन होगा वो नवंबर 2020 में स्कॉटलैंड ग्लासगो में होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के विरुद्ध अत्याचार के मामले में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पारित किया गया। 27 दिसंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में यह प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें 193 सदस्यीय महासभा में 134 देश ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया और 9 देश ने इसके विरोध में। 28 देश मतदान में शामिल नहीं हुए। म्यांमार एक बौद्ध बहुल देश है।
जहां एक रखाइन प्रांत है, वहां रोहिंग्या मुसलमानों की आबादी बहुत अधिक है। यहाँ बांग्लादेश को पलायन किए रोहिंग्या की संख्या लगभग 11 लाख बताई जाती है, जिसमें 7.44 लाख का पलायन सिर्फ अगस्त 2017 के पश्चात ही हुआ है। ब्रिटेन की संसदीय चुनाव। 650 सदस्यीय हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटिश संसद का निचला सदन है। इसमें 364 सीटों पर कंजर्वेटिव पार्टी जीती है और प्रधानमंत्री बने हैं बोरिस जॉनसन। इससे ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने के लिए मार्ग भी प्रशस्त हो गया। चलिए अगला देखते हैं। देशद्रोह के मामले में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति को मौत की सजा सुनाई गई। 17 दिसंबर 2019 को पेशावर की एक विशेष अदालत ने पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को राजद्रोह के मामले में मृत्युदंड की सजा सुनाई। हुआ यूं कि सेना के प्रमुख होते हुए इन्होंने 1999 में लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट किया, जो कि नवाज शरीफ का था। फिर जून 2001 में राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला। उसी दौरान 2006 में बलूचिस्तान के नेता नवाब अकबर खान बूती की हत्या हो गई और 2007 में बेनजीर भुट्टो की एक रैली के दौरान मारी गई। मॉरिशस के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। 4 से 6 दिसंबर 2019 को मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ तथा उनकी पत्नी कोबिता जगन्नाथ भारत की यात्रा पर आए। अगला है, आयरलैंड के प्रधानमंत्री ने नव वर्ष गोवा में मनाया। आयरलैंड के भारतीय मूल के प्रधानमंत्री लियो वराडकर अपने परिवार के साथ नव वर्ष गोवा में मनाए। कोई भी सरकारी कार्यक्रम इस निजी यात्रा में शामिल नहीं था। चलिए आगे देखते हैं। आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य। 2019-20 की 5वीं द्वैमासिक मौद्रिक नीति में बैंकिंग दरें अपरिवर्तित रहीं। दिसंबर 2019 तक का जो दिखाया जा रहा है, रेपो दर अभी 5.15% है, रिवर्स रेपो रेट 4.90%, बैंक रेट 5.40, MSF 5.40, CRR 4% और संवैधिक तरलता अनुपात SLR जो है वो भी 18.25% है, जिसको टारगेट किया गया है कि 11 अप्रैल 2020 तक ये 18% लक्षित है। 12 अक्टूबर 2019 को ये दर 18.5 था और अब ये 4 जनवरी 2020 को 18.25 कर दिया गया है और 11 अप्रैल 2020 से संवैधिक रूप से ये 18% पर लक्षित स्तर रखा गया है। चलिए आगे देखें। राष्ट्रीय पेंशन योजना, पूर्व नाम था प्रधानमंत्री लघु व्यापार मानधन योजना। ये योजना लघु व्यापारी, दुकानदारों और स्वरोजगार युक्त लोगों के लिए है। यह एक स्वैच्छिक एवं अंशदान धारिता पेंशन योजना है। इसमें वो शामिल हो सकते हैं जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष की हो, वार्षिक कारोबार 1.5 करोड़ से कम हो, अपने नाम बचत खाता हो, उनके पास आधार संख्या हो, वो आयकर दाता न हो या फिर जो EPF, ESIC, NPS या PMSYM में सदस्य ना हो। इसमें अंशदान 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक होगा। जितना आप अंशदान देंगे सरकार भी उतना ही अंशदान देगी और 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये प्रति माह ये पेंशन आजीवन प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन यदि अगर पेंशन धारिता को पेंशन मिलते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है तो पेंशन का 50%, अगर महिला की मृत्यु हुई तो पति को और पति की मृत्यु हो गई तो महिला यानी पत्नी को इसका 50% प्राप्त होगा और भारतीय जीवन बीमा निगम ने इसका प्रबंधन किया है। चलिए आगे देखें। अगला है अटल भूजल योजना। 25 दिसंबर 2019 को देश में भूजल योजना की शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य भूजल प्रबंधन के लिए संस्थागत संरचना को सुदृढ़ करना है। इस योजना को 5 वर्षों में मतलब 2020-21 से लेकर 2024-25 तक की अवधि में क्रियान्वित किया जाएगा। 7 राज्य जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा,
राजस्थान, कर्नाटका और महाराष्ट्र में टिकाऊ भूजल संसाधन प्रबंधन में बदलाव लाने के लिए किया गया है। योजना का खर्च 6,000 करोड़ है, जिसमें 50% विश्व बैंक ऋण के रूप में तथा शेष जो है वो वित्तीय नियमित बजटीय समर्थन के केंद्रीय सरकार द्वारा होगा। कुल 78 जिला, मतलब इन 7 राज्यों को जोड़ा जाए तो इन 7 राज्यों में से 78 जिला में लगभग 8,350 गांव को लाभ देने का लक्ष्य है। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है जनगणना 2021 की प्रक्रिया शुरू की गई। मतलब प्रति 10 वर्ष के पश्चात में जनगणना का कार्य होता आया है और कार्य 1872 ईस्वी से किया जा रहा है। अगली जनगणना 2021 में होनी है। ये देश की 16वीं जनगणना है। इस पर कुल खर्च जो है वो 8,754.23 करोड़ खर्च अनुमानित है और जनगणना का कार्य जो है वो 2 चरणों में होगा। पहला चरण जो है वो अप्रैल सितंबर 2020 के दौरान संपन्न होगा। इसके तहत प्रत्येक घर में उसमें रहने वाले व्यक्तियों की सूची बनाई जाएगी, केवल असम को छोड़कर, क्योंकि वहाँ एनआरसी पहले ही किया जा चुका है। दूसरा है पूरे देश में जनगणना का कार्य दूसरे चरण में मतलब 9 से 28 फरवरी 2021 के दौरान संपन्न होगा और पहली बार ये मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा जनगणना के लिए। एनपीआर अपडेट, एनपीआर को भी अपडेट करने को मंजूरी प्रदान की गई है। ये असम को छोड़कर शेष भारत में शामिल किए गए हैं। इसके लिए कुल खर्च जो है वो 3941 मतलब 3,941.35 करोड़ खर्च अनुमानित किया गया है। चलिए अगला टॉपिक देखें। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में किसानों का ऋण माफ। महाराष्ट्र में किसानों का 2 लाख रुपए तक का कृषि ऋण माफ राशि सीधे बैंक को भेजने का मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की घोषणा की गई है। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019 जारी किया गया है। देश के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, ग्लोबल ग्रीन इंस्टीट्यूट व संयुक्त राष्ट्र भारत के सहयोग से तैयार इस सूचकांक का मान 0 से 100 रखा गया है। सर्वाधिक स्कोर वाले राज्य हैं केरल, जिसका स्कोर है 70, हिमाचल प्रदेश 69, आंध्र प्रदेश 67 और इसमें सबसे निचला स्थान बिहार को प्राप्त हुआ है। चलिए आगे देखें। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 जारी की गई है और ये 16वीं रिपोर्ट है। 15वीं रिपोर्ट 2017 में आई थी। 30 दिसंबर 2019 को फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। कुल वन क्षेत्र अगर देखा जाए तो ये लगभग 7,12,249 वर्ग किलोमीटर है, जो कि लगभग 21.67% है। वृक्ष आच्छादित क्षेत्र देखा जाए तो ये 95,027 वर्ग किलोमीटर है, जो कि लगभग 2.89% है। और इन दोनों को जब प्लस किया जाएगा तो इस प्रकार कुल वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र आता है 8,07,276 वर्ग किलोमीटर, जो कि 24.56% के बराबर है। और अगर वृद्धि देखा जाए तो वृद्धि 2017 की तुलना में अगर किया जाए तो वन क्षेत्र में 3,976 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो कि लगभग 0.65% के बराबर है। वृक्ष क्षेत्र में 1,212 वर्ग किलोमीटर यानी कि 1.29% की वृद्धि हुई है। और इन दोनों को जब ऐड किया जाएगा तो कुल वन और वृक्ष में जो देखा जाए तो 5,188 वर्ग किलोमीटर यानी 0.65% की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक वन क्षेत्र अगर देखा जाए तो सबसे पहला स्थान आता है मध्य प्रदेश, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है उड़ीसा और पांचवा है महाराष्ट्र। और अगर प्रतिशत में देखा जाए कि किसी राज्य के क्षेत्रफल के हिसाब से कि सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में आता है तो वह है मिजोरम। ये 85.41% क्षेत्र पे वन है। और अरुणाचल प्रदेश देखा जाए तो यहाँ 76.33% क्षेत्र पे वन है। मेघालय में 76.33%, मणिपुर में 75.46% और नागालैंड में 75.31% क्षेत्र पे वन है।
आगे देखा जाए तो सर्वाधिक वृद्धि वाले 5 राज्य जहां पर वन की वृद्धि हुई है, तो कर्नाटका में वन लगभग 1025 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, आंध्र प्रदेश में 990 वर्ग किलोमीटर, केरल में 823 वर्ग किलोमीटर और जम्मू कश्मीर में 371 वर्ग किलोमीटर और हिमाचल प्रदेश में 334 वर्ग किलोमीटर वन का वृद्धि हुआ है। पूर्वोत्तर राज्य में देखा जाए तो सिर्फ असम और त्रिपुरा को छोड़कर सभी क्षेत्र में वनों की कमी हुई है और ये लगभग 765 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। ये नॉर्थ ईस्ट का है। कुल बांस वाला क्षेत्र अगर देखा जाए तो ये 1,60,037 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो कि पिछले साल के हिसाब से 3,229 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। वनों में कुल कार्बन स्टॉक देखा जाए तो 7,124.6 मिलियन टन अनुमानित है और ये 2017 की तुलना में 42.6 मिलियन टन अधिक है। चलिए अगला देखें। नियुक्तियां, अपॉइंटमेंट। भारत के नए विदेश सचिव ये बने हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, ये विजय केशव गोखले के स्थान पर बने हैं। वित्त मंत्रालय के व्यय सचिव बने हैं टीवी सोमनाथन। फिकी, जिसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके अध्यक्ष बने हैं संगीता रेड्डी और इनके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बने हैं उदय शंकर। वाइस प्रेसिडेंट बने हैं संजीव मेहता। राष्ट्रीय जनता दल मतलब आरजेडी के अध्यक्ष पुनः निर्वाचित हुए हैं लालू प्रसाद यादव और ये 11वीं बार अध्यक्ष बने हैं आरजेडी के। एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन बने हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। यूरोपीय आयोग मतलब यूरोपियन कमीशन की नए अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर। भारतीय थल सेना के नए प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। अगला टॉपिक है पुरस्कार या सम्मान। देखा जाए तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2019 की घोषणा हुई है, जिसमें 36 चुनिंदा नर्सों को ये पुरस्कार दिया गया है। इसमें एक मरणोपरांत दिया गया है जिसको दिया गया है श्रीमती लिनी सजीस को, और ये नीपा वायरस से ग्रसित हो गई थी। मिस यूनिवर्स 2019 जो बनी है दक्षिण अफ्रीका की हैं, जिसका नाम है जोजी बिनी टुंजी। मिस वर्ल्ड 2019 हैं जमैका के टोनी एनसे, और भारतीय जो थे वो दूसरे रनरअप रह गए थे। अगला देखा जाए तो टाइम पत्रिका की पर्सन ऑफ द ईयर 2019 ये ग्रेटा थुनबर्ग को बनाया गया है, जो कि स्वीडन के 16 वर्षीय लड़की है। बैलन डियोर 2019 ये लियोनेल मेसी को दिया गया है, जो कि क्लब बार्सिलोना की तरफ से खेलते हैं और देश है अर्जेंटीना। बैलन डियोर फेमिनिन ये 2018 में पहला दिया गया है एडा हैगरबर्ग को। ये फ्रांस के लियोन क्लब से खेलते हैं, इनका देश है नॉर्वे। और बैलन डियोर फेमिना 2019 का दूसरा जो अवार्ड दिया गया है वो है मेगन रैपिनो। ये क्लब है रिन एफसी की तरफ से खेलते हैं, इनका देश है अमेरिका। सर्वश्रेष्ठ युवा फुटबॉलर के लिए कोपा ट्रॉफी ये किलियन मबापे फ्रांस के हैं, और ये फ्रांस ने ही शुरू किया है और ये पहले बार दिया गया है किलियन मबापे को, जो कि फ्रांस के हैं। और सर्वश्रेष्ठ युवा फुटबॉलर के लिए कोपा ट्रॉफी 2019 दिया गया है मैथिस डी लीट को, जो कि नीदरलैंड के हैं। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के लिए याशिन ट्रॉफी 2019 दिया गया है एलिसन रामसेस बेकर को, इनका क्लब है लिवरपूल और ये ब्राज़ील के हैं। आगे है इकोनॉमिक टाइम्स कॉर्पोरेट एक्सीलेंस पुरस्कार 2018। जीवन भर की उपलब्धियों के लिए मतलब लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ये दिया गया है इंजीनियर श्रीधरन को, ये मेट्रो रेल के हैं। बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर संजीव मेहता को दिया गया है, हिंदुस्तान यूनिलीवर के एमडी हैं। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ कंपनी जो है वो बजाज फाइनेंस को दिया गया है। इमर्जिंग कंपनी ऑफ द ईयर बंधन बैंक को दिया गया है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ उद्यमी श्री हर्ष माजेटी जो कि स्विगी के सीईओ हैं, उन्हें दिया गया है। बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर फाल्गुनी नायर को चुना गया है, नायका के सीईओ हैं। बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर देवेंद्र फडणवीस को दिया गया है, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व
मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पॉलिसी चेंज एजेंट, ये अजय भूषण पांडे को दिया गया है, ये राजस्व सचिव हैं। कॉर्पोरेट सिटीजन ऑफ द ईयर विप्रो को दिया गया है। ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अजय बंगा, जो कि मास्टर कार्ड के सीईओ हैं, उन्हें दिया गया है। एक विशेष पुरस्कार जो है विशिष्ट सेवाओं द्वारा संरचनात्मक सुधारों के लिए दिया गया है अरुण जेटली जी को। अगला है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019। ये 24 भाषाओं में दी गई है, 24 भाषाओं की साहित्य के लिए ये दी गई है, जिसमें 2 भाषा, जिसमें अंग्रेजी और राजस्थानी, ये संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, और शेष 22 भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। नेपाली के लिए अभी तक पुरस्कार अभी तक घोषित नहीं की गई है, और हिंदी के लिए दी गई है छिलते हुए अपनों को, ये काव्य है नंदकिशोर आचार्य का। और अंग्रेजी में दिया गया है एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये एक नॉन फिक्शन है, और ये शशि थरूर जी को दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बॉलीवुड स्टार स्क्रीन अवार्ड 2019। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वो गली बॉय को दिया गया है, जिसके निर्देशक थे जोया अख्तर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह गली बॉय के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री दिया गया है आलिया भट्ट को, इन्हें भी गली बॉय के लिए ही दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जोया अख्तर, ये भी गली बॉय के निर्देशक थे, इन्हें दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक अगर पुरुष पे देखा जाए तो सचेत टंडन को दिया गया है बेख्याली गाने के लिए, जो कबीर सिंह मूवी का है। और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका जो है वो श्रेया घोषाल और वैशाली महाडे को दिया गया है, घर मोरे परदेसिया कलंक मूवी का ये गाना है, उन्हीं के लिए। संगीत में कबीर सिंह और गली बॉय को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ गीत में अगर देखा जाए तो अपना टाइम आएगा गली बॉय का गाना उन्हें दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रेम चोपड़ा को दिया गया है। चलिए अगला देखें। नेक्स्ट है विश्व बैडमिंटन महासंघ पुरस्कार 2018। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी केंटो मोमोटा, जो कि जापान के हैं। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी हुआंग याकियोंग, ये चीन की हैं। मोस्ट प्रॉमिसिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का एंडी चुंग पुरस्कार, ये एनसे यंग दक्षिण कोरिया के, उनको दिया गया है। मोस्ट इम्प्रूव प्लेयर ये किम सो योंग व कोंग ही योंग दक्षिण कोरिया के हैं, उन्हें दिया गया है मोस्ट इम्प्रूव प्लेयर का। मराठी व हिंदी सिनेमा व रंगमंच के कलाकार व ईएनटी सर्जन जिनका निधन हो गया वो हैं डॉक्टर श्री राम लागू। वर्ष 2020 पौधों की देखभाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित की गई है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। वर्ष 2020 नर्सों एवं मिडवाइफ्स हेतु वर्ष घोषित किया गया है। ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित किया गया है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है पुस्तकें। पहला पुस्तक है अ चेकर्ड ब्रिलियंस द मनी लाइव्स ऑफ वी के कृष्ण मेनन। इसके लेखक हैं जयराम रमेश, और यह पुस्तक 1 दिसंबर 2019 को प्रकाशित की गई है। अगला पुस्तक है मास्टरमाइंड, ये विश्वनाथन आनंद द्वारा लिखी गई है, और इसे प्रकाशित 13 दिसंबर को किया गया है। महिला अंतरिक्ष यात्री में एक ही उड़ान में सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड, ये नासा की एस्ट्रोनॉट क्रिस्टीना कोच ने बनाया है, जो कि लगातार 289 दिनों तक अंतरिक्ष में रह चुकी हैं, और ये जब तक धरती पे वापस आएंगी तब तक ये 328 दिन का रिकॉर्ड बना लेंगी। भारत व चीन के बीच हैंड इन हैंड श्रृंखला का 8वां सैन्य अभ्यास हुआ है, और ये 7 से 20 दिसंबर को मेघालय में हुआ है, मेघालय के उमरोई में। अगला है भारत व रूस की सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2019। ये सैन्य अभ्यास है इंद्र 2019, जो कि भारत में बबीना, जो झांसी के निकट है, और पुणे व गोवा में एक साथ 10 से 19 दिसंबर को संपन्न किया गया था। चलिए अगला देखते हैं। अगला है खेल जगत।
बांग्लादेश इंटरनेशनल चैलेंजर ये बैडमिंटन टूर्नामेंट है। पुरुष वर्ग में भारत के लक्ष्य सेन और मलेशिया के लियोंग जून हाओ को हराया। वर्ष 2019 में 5वां खिताब है इनका और इनकी वैश्विक रैंकिंग अभी 32 हो गई है। महिला वर्ग में वियतनाम की नगुयेन टी लिन विजयी रहीं। BWF वर्ल्ड टूर फाइनल 2019 पुरुष वर्ग में जो जीते हैं वो हैं केंटो मोमोटा जापान के और हाराए हैं एंथनी सिनिसुका इंडोनेशिया के हैं, उन्हें हराया गया है। महिला वर्ग में जीती हैं चेन यूफी चीन की और हारी हैं ताइजू यिंग ये चीनी ताइपे की। कुलदीप यादव ये एकमात्र भारतीय हैं जिन्होंने दूसरी बार हैट्रिक विकेट ली है और इस बार वेस्टइंडीज के खिलाफ विशाखापट्टनम में एक वनडे इंटरनेशनल में ली है। और वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा बार हैट्रिक लेने का अगर किसी का रिकॉर्ड है तो वो श्रीलंका के लसित मलिंगा का है। इन्होंने 3 बार हैट्रिक विकेट ली है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आबिद अली, पाकिस्तान के एक क्रिकेटर हैं। इन्होंने पदार्पण ओडीआई में और पदार्पण टेस्ट में दोनों में ही शतक बनाने वाले ये विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। मतलब वनडे इंटरनेशनल के पहले मैच में और टेस्ट इंटरनेशनल में भी पहले ही मैच में इन्होंने शतक लगाया। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप ये रूस के मास्को शहर में हुआ है और महिला में भारत की कोनेरू हम्पी विजय रहीं और चीन की ली टिंगजी को टाई ब्रेकर के द्वारा हराया गया। टाई ब्रेकर में अर्मेगेडन होता है, उसमें हराया गया। पुरुष वर्ग में मैग्नस कार्लसन जो नॉर्वे के हैं वो विजयी रहे। भारतीय सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप देखा जाए तो ये 29 से 1 दिसंबर 2019 को जालंधर में आयोजन किया गया और यहाँ पर ये प्रतियोगिता दर्पण फरवरी 2020 का समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और अगर आपको PDF चाहिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।